आज का टॉपिक ग्लूकोमा। क्या है ग्लूकोमा? ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें अल्टीमेट इफेक्ट क्या मिलता है? ऑप्टिक नर्व डैमेज। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव रूप में ऑप्टिक नर्व को ये डैमेज करता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप। इसमें जनरली लेकिन ये नहीं कि मैंडेटरी हो, जो हमारा इंट्रा ऑकुलर टेंशन है, प्रेशर है, वो बढ़ जाता है बियॉन्ड 21 mm ऑफ एच। तो जो हमारे मेन थेरेप्यूटिक मेजर्स होते हैं वो इंट्राऑकुलर टेंशन को कम करने के लिए, या तो वो रिड्यूस करेंगे एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को या उसके ड्रेनेज को प्रमोट करेंगे। ठीक है, बुक में बने हुए भी हम आगे भी बढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो आप देखें जो आपको बताएगा कि ग्लूकोमा के टाइप और ग्लूकोमा का प्रोग्रेस कैसे होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यूट्यूब का एक वीडियो है, आपको ये ग्लूकोमा के बारे में बताएगा। ये लेंस है, आइरिस, विट्रियस ट्यूमर, एक्वस ट्यूमर। एक्वस ट्यूमर सिक्रेट हुआ, यहाँ से पास किया एंटीरियर चैम्बर में आकर ड्रेन हो गया। ये नॉर्मल पाथवे है। ठीक है, अभी मेरे को इमेज में भी ले आएंगे आपकी बुक के हिसाब से। अब अगर ये ड्रेनेज प्रॉपर ना हो तो ये अकुमुलेशन होगा, बढ़ता जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू होगा। इस केस में क्या हुआ है ध्यान दीजिए, यहां सिर्फ ड्रेनेज रुक गया है। क्या एंटीरियर चैम्बर का ये जो एंगल है, ये जो है जो इरिडोकॉर्नियल एंगल कहलाता है, ये अभी भी वैसा ही है। तो ये अभी ओपन एंगल है। ठीक है, प्रोग्रेसिवली रेटिनल डैमेज होना शुरू होगा, फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू। वहीं सेकंड में क्या होगा ये भी देखिए। देखा आपने सेकंड में क्या हुआ कि अगर आइरिस की मसल लेंस के साथ स्टिक कर गई तो जब यहाँ पर एक्वस फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से प्रेशर एराइज होगा और ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, मतलब नैरो एंगल।
तो एक हो गया वाइड एंगल या ओपन एंगल, एक हो गया क्लोज्ड एंगल या नैरो एंगल। ऐसे केस में यही एक्वस फॉर्मेशन हुआ, यही सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा तो ये आगे की ओर लेंस ले जाएगा। तो ऐसे इस केस में क्या हो रहा है, ड्रेनेज तो हैम्पर्ड हो ही रहा है, साथ ही साथ सिक्रीशन प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर भी बढ़ जा रहा है, जबकि ओपन एंगल में केवल ड्रेनेज प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि ओपन एंगल वाइड एंगल क्या है। तो ओपन एंगल या वाइड एंगल chronic simple glaucoma, it is probably a genetically predisposed degenerative disease affecting patency of trabecular meshwork which is gradually lost past middle age. Intraocular rays progressively ocular hypotensive drugs are used on a long-term basis and constitute the definitive treatment in the majority of cases. The mode of ocular hypotension आगे हम देखेंगे टेबल में। बीटा ब्लॉकर दिया जा सकता है जो एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन कम करेगा, लेकिन ये ट्रेबुलर आउटफ्लो या वुल्वोसैक्रल आउटफ्लो पर काम नहीं करेगा। फिर ध्यान दीजिए यहाँ दो तरीके के आउटफ्लो हो गए। जो ड्रेनेज है वो दो मेथड से हो रहा है, एक ट्रेबुलर मेशवर्क से और एक है वुल्वोस्क्लेरल आउटफ्लो, मतलब जो सेल्स के बीच से होगा। एक में हमको सीप जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा और एक सेल के बीच से जो है कुछ पास होगा। एड्रेनलिन एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन कम कर रहा था, ट्रेबुलर मेशवर्क से बढ़ाएगा आउटफ्लो, वुल्वोसैक्युलर आउटफ्लो भी बढ़ाएगा। वहीं ब्रिमोनिडीन एक्वस सिक्रीशन घटाएगा, वुल्वोस्क्लेरल आउटफ्लो बढ़ाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का कार्य कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन। तो कुछ ड्रग्स एक्वस सिक्रीशन पे काम करेंगी, कुछ ट्रेबुलर मेशवर्क पे काम करेंगी और कुछ वुल्वोस्क्लेरल आउटफ्लो पे काम करेंगी। बुक के हिसाब से आइए, बुक इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला 1 नंबर इंस्पेक्टर पुपिली, साइट ऑफ एक्शन ऑफ मियोटिक इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में क्या हो रहा था, ये इसके लेंस के साथ स्टिक हो जा रहा था। तो जब यहाँ से सिक्रीशन हो रहा था तो वो सिक्रीशन यही रह जा रहा था, जिसकी वजह से आइरिस आगे की ओर भाग जा रहा था। तो मियोटिक एक्शन मतलब contraction of inspector pupillary, remove pupillary block and reverse obliteration of iridocorneal angle। ये एंगल यहाँ था, जब बढ़ गया था ना, ये लोकेशन इसकी यहाँ से यहाँ थी ऊपर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आ गया तो एक केस बढ़ गया, इसका जो फ्लो है वो, और ये एंगल भी थोड़ा सा वाइड। दूसरा, साइट ऑफ एक्शन ऑफ मियोटिक इन ओपन एंगल ग्लूकोमा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल पुल्स ऑन स्क्लेरल स्क्रू एंड इम्प्रूव ट्रेबेकुलर कंपेटेंस। ये होगा तो ये खींचेगा, छेद छोटे हो गए वो हमने बढ़ा दिया, जो मेशवर्क था उसको हमने थोड़ा सा खींचा। तीसरा, सिलियरी बॉडी, साइट ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर, अल्फा 1 अल्फा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये सब यहीं पर काम करेंगे। अभी हम इनको अगेन इस फिगर को थोड़ा सा और इनलार्ज करके देखेंगे। यहाँ से जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, रिड्यूस एक्वस सिक्रीशन बाय सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी पे काम करेगा तो एक्वस फॉर्मेशन को कम करेगा, एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है, सिक्रीशन है, उसको कम करेगा। फिर है वुल्वोस्क्लेरल आउटफ्लो,
Site of action of prostaglandin and adrenaline. Alpha agonist increase ulvoscleral outflow by altering permeability और pressure gradient. ठीक है, हमने कहा दो प्रकार के आपके ड्रेनेज हैं, एक ट्रेबेकुलर है और एक उल्वोस्क्लेरल आउटफ्लो है. फिर साइट ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनलिन, ट्रेबेकुलर आउटफ्लो possibly increase aqueous conductivity of trabecular filtering cell. ये सारे मॉड थे जहां पर काम होगा. तो एक एक करके ड्रग्स को देखिए. बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर आप देंगे. ट्रॉपिकल बीटा ब्लॉकर हैव बीन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग till recently, but PGF2 alpha analog are preferred drug now. In contrast to meiotic, the beta blocker do not affect pupil size. Pupil size को जो है चेंज नहीं कर रहे हैं, टोन ऑफ सिलियरी मसल को चेंज नहीं कर रहे हैं, आउटपुट को, बट लोअर IOT इंट्राओकुलर टेंशन बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन. ठीक है, ये फ्लो को ठीक नहीं कर रहे हैं, रास्ते को नहीं ठीक कर रहे हैं, ना तो उसके ड्रेनेज को ठीक कर रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं, जो एक्वस ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा था उसी को इन्होंने कम कर दिया. एक्वस ट्यूमर कम बनेगा तो इंट्राओकुलर टेंशन भी मेंटेन रहेगा. This probably result from down regulation of adenyl cyclase due to beta 2 receptor blockage in the ciliary epithelium and a secondary effect due to reduction in ocular blood flow. अब बात क्या हुई, ये कैसे कम किया. तो बीटा ब्लॉकर्स आर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा तो ऑकुलर ब्लड फ्लो को ये कम कर देगा. एक सेकेंडरी इफेक्ट भी है. दूसरा है बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकेज इन द सिलियरी इनके थ्रू सिक्रीशन. They are effective in as meiotic and produce less ocular side effects. As effective as meiotic, वो meiotic के ही तरह effective हैं. Ocular beta blocker are lipophilic with high ocular capture. अब हम ऐसे ड्रग्स को चूज करें जो लाइपोफिलिक हो, आपके कॉर्निया को पेनिट्रेट करके पहुंच सके. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ नो और वीक लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए. जैसे एड्रेनलिन के साथ हमने कहा कि वो लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम कर जाता है, तो ऐसी ड्रग हमें नहीं चाहिए. हमको वो बीटा ब्लॉकर चाहिए जिनके अंदर लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी ना हो, जिससे कॉर्नियल हाइपोस्थेसिया और डैमेज को हम बचा सकें. Ocular side effect of beta blocker: stinging, redness, dryness of eye, corneal hyposthesia, allergy, blephariconjunctivitis, blurring of vision. ये सब थोड़े साइड इफेक्ट हैं. सिस्टेमिक इफेक्ट भी दिख सकते हैं बीटा ब्लॉकर के, ब्रोंकोस्पाज्म दिख सकता है. जो पीछे हमने इफेक्ट देखे थे उन्हीं की बात हो रही है. अगर सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होता है तो ये इफेक्ट आपको दिखेंगे. ड्रग्स को हम छोड़ेंगे एक एक इंडिविजुअल. अब आ जाइए इस फिगर पर. लोकेशन समझ में आ गई. यहाँ आपको अल्फा 1 रिसेप्टर मिल रहा है, अल्फा 2 रिसेप्टर मिल रहा है, बीटा 2 मिल रहा है और कार्बोनिक एनहाइड्रेट मिल रहा है. तो अल्फा 1 एड्रेनो रिसेप्टर कॉन्स्ट्रिक्ट सिलियरी वेसल. अगर अल्फा 1 के थ्रू काम करेंगे तो सिलियरी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, रिड्यूस एक्वस फॉर्मेशन. ठीक है, इनको एक्टिवेटेड करेगा एड्रेनलिन. अल्फा 2 adrenoceptor located on ciliary epithelium reduce aqueous secretion. ठीक है, यहां से
पहले वेसल को हमने कॉन्स्टेंट किया तो फ्लो कम हो गया, यहाँ से सिक्रीशन नहीं होने चाहिए। बीटा 2 located on ciliary epithelium enhance aqueous secretion via increased cyclic AMP. Their blockage by tumor reduce secretion. बीटा 2 का फंक्शन क्या था? प्रमोट करना। अल्फा कम कर रहा है, यहाँ अल्फा कम कर रहा है, यहाँ अल्फा कम कर रहा है। बीटा प्रमोट कर रहा है, तो अल्फा एगोनिस्ट चाहिए, बीटा ब्लॉकर चाहिए। Carbonic anhydrase present within the ciliary epithelium cell generate HCO3 carbonic ion which is secreted into aqueous humor. अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो स्टाजोलामाइड इनहिबिट इट एंड रिड्यूस एक्वस सिक्रेशन। रिएक्शन आपको पता है, CO2 plus H2 is equal to H2CO3 dissociated into SCO3 minus and H plus। दोनों रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा एक ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिवर्सिबल ऑर्डर में, मतलब बाई डायरेक्शनल है। ब्लॉक करेंगे तो बाई डायरेक्शनल ब्लॉक होगा, तो जिसकी जहां जरूरत होगी उस तरह से ये एक्शन कराएगा। दूसरा है अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। हमने बीटा ब्लॉकर देख लिया, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट कैसे काम किया ये हमने देख लिया। दोनों फिगर बस आपको याद रहेगा तो आप आराम से समझ लेंगे कि ग्लूकोमा में हम ड्रग्स कौन सी यूज करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, increase ulvoscleral outflow possibly by increasing permeability of tissue in ciliary muscle and by action on episcleral vessel। जो सेल्स की परमेबिलिटी थी हमने उसको अल्टर कर दिया, तो जो एक्वस ह्यूमर आ रहा था 80% तो ट्रेबेकुलर से आया, 20% उल्वोस्क्लेरल से आता है, तो उसको ये जो है बढ़ा देता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस की लोकेशन पर फोकस करना है। कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जहां जहां मिलेगा वहां वहां एक्शन दिख सकता है। कहाँ कहाँ मिलता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, या वही आपको सोचना है। जहां जहां CO2 plus H2O का रिएक्शन होता है वहां वहां मिलता है। इसका मतलब है ये पूरी बॉडी में बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। बियोटिक ड्रग हमने जो अब एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, it occur in individual with narrow iridocorneal angle, shallow anterior chamber। हमने वीडियो में देखा। Intraocular tension remain normal until an attack is precipitated, usually by mydriasis हुआ, precipitate कर गया बहुत ज्यादा 40 to 60 mm of Hg तक इंट्राओकुलर टेंशन बढ़ सकता है। अगर हमने इसको तेजी से कम नहीं किया तो लॉस ऑफ साइट, विजन लॉस हो जाएगा। इस कैटेगरी में हम क्या क्या ड्रग यूज करेंगे इस कंडीशन में? हाइपरटोनिक मैनिटॉल, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, मैनिटॉल रेटिनल जो मतलब जो एडिमा फॉर्मेशन हो रहा था उसको बंद करेगा, ऑस्मोटिक एक्शन के थ्रू वाटर को खींच लेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर देंगे, मियोटिक देंगे, टॉपिकल बीटा ब्लॉकर देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देंगे। ठीक है, अगर आप मिड्रियासिस कराएंगे तो आइरिस मेक कांटेक्ट विद लेंस, ब्लॉकिंग पैसेज ऑफ एक्वस फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर चैम्बर, तो प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा और शैलो ऑफ एंटीरियर चैम्बर हो जाएगा।
ठीक है, आई थिंक कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा ग्लूकोमा। दो ही कारण थे ग्लूकोमा होने के, या तो एक्वास्यूमर का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा या एक्वास्यूमर का फॉर्मेशन ड्रेनेज कम हो जाएगा। तो ड्रेनेज कैसे हो रहा था? ड्रेनेज दो तरीके से हो रहा था, ट्रेबुलर मेशवर्क से हो रहा था और वुल्वोस्क्लेरल एनालॉग से हो रहा था। तो ड्रेनेज को भी हम इन दोनों मेथड से बढ़ा सकते हैं, उससे इंट्राऑकुलर टेंशन कम हो जाएगा, और या तो हम एक्वास्यूमर का सिक्रीशन कम कर दें। तो सिक्रीशन कम करने के लिए आपके पास अल्फा L1 अल्फा 2 एगोनिस्ट देना है, बीटा ब्लॉकर देना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देना है। ठीक है, चलिए।